नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसा खुलासा करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, धरती फट जाएगी और आप उसमें समा जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यूटन के बारे में, जिनको फादर ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो न्यूटन है उन्होंने किस तरह से जो आर्यभट्ट के मलयालम टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट करवाया, उनसे इंस्पायर होकर कैलकुलस को बनाया और अपने नाम पे उसको पेटेंट करवा लिया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब तक हम यही पढ़ते आए थे कि जो फादर ऑफ कैलकुलस है वो न्यूटन है और जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है कंसेप्ट जो हैं वो उन्हीं की ही देन है। और दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने कैलकुलस का कंसेप्ट अब से 4000 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। यानी कि आप लगा लीजिए, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के पैदा होने से 2000 साल पहले कैलकुलस का कंसेप्ट आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम वो स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो केरला में थी वहाँ पे स्कॉलर थे और अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और इनफाइनाइट स्मॉल जो इंटीग्रेशन होती है उसके कंसेप्ट्स को उन्होंने डिस्कवर किया था। दोस्तों, ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने पाई की वैल्यू का आंकलन किया था। जो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ये आर्यभट्ट ने ही इवेल्यूएट की थी। इसके अलावा दोस्तों, सोलर ईयर जो हम कहते हैं 365.358 डेज का होता है, वो भी आर्यभट्ट की ही देन है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हम अब पढ़ते हैं ना 10वीं में, स्फीयर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सब जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के और मेंसुरेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे आर्यभट्ट ही हैं जो उनको ले करके आए। दोस्तों, एक्चुअल में पहले क्या हुआ करता था कि जो अरब कंट्रीज़ है वो तो भली भांति जानते थे कि जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह हैं, जो भी इन्वेंशंस हो रही हैं, वो सारे हिंदू लेखों से इंस्पायर होके या उनसे कॉपी करके हो रही हैं। तो उस टाइम जो अरब देश के जो लोग थे वो आर्यभट्ट को एक अलग ही नाम से बुलाते थे, वो उन्हें अर्ज़े हीर के नाम से बुलाते थे। और दोस्तों, वेस्टर्न में अगर हम जाएं, ये बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि चीज़ें सब कुछ कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, पर कभी भी कहीं पे ये मेंशन नहीं करते कि हमने वैदिक टेक्स्ट से उठाया या इंडियन स्क्रिप्चर से इस चीज़ को उठाया। अगर कोई इक्का दुक्का साइंटिस्ट कह भी देता है तो उसको ख़त्म करवा दिया जाता है। इसमें टेस्ला और गैलीलियो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब गैलीलियो ने कहा था कि जो अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर काटता है, जो वो कंसेप्ट लेकर के आए थे, उन्होंने ये कहा था ये जो चीज़ है ये मुझे ना इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे पढ़ के, उनसे इंस्पायर हो के मेरे को इस कंसेप्ट का पता लगा कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ सर्कल करती है, घूमती है। जब ये चीज़ मीडिया में आई, गैलीलियो जब ये बताया, लोगों को पता लगा, तो आप ये लगा लीजिए अगले दिन ही चर्च ने उनको निकाल दिया। जैसे हुक्का पानी हम कहते हैं ना कि हुक्का पानी बंद कर दिया उसका, और एक दो दिन बाद उसकी मौत भी हो गई। शायद चर्च ने मरवाया, कई लोग कहते हैं हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, पर भगवान ही जाने उनके साथ क्या हुआ। ऐसे टेस्ला की भी इसी तरह से रह। तो दोस्तों, कैलकुलस की कहानी की बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, और ये लगभग 1580 की बात होगी, मैटियो रिकी नाम से एक बंदा हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। उसने क्या किया, उस टाइम जो कालीकट के जो राजा थे, उसने जो आर्यभट्ट के मलयालम भाषा में जो टेक्स्ट वगैरह थे, जो उनके रिसर्च पेपर्स थे, उनको उसने ले लिया, ख़रीदा है, भगवान जाने चुरा लिया वहाँ से, और जाकर यूरोप में उसको दे दिया। किसको दे दिया? जॉन वॉलिस को दे दिया। जॉन वॉलिस कौन था? उस टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आर्काइव को मेंटेन करता था। यानी वहाँ पे जो एंटिक्स वगैरह थे, जो बुक्स वगैरह हुआ करती थी, उनको मेंटेन करने का वो काम किया करता था। तो जॉन वॉलिस ने उन जो मलयालम टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया, पर उस बेचारे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया उसको। तो
इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट वो ट्रांसलेट करने में सक्सेसफुल रहा और उसने उस छोटे से पार्ट को, जिसको इनफाइनाइट स्मॉल कैलकुलस कहा जाता है, उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। और बाकी जो जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे जो बचे हुए थे, जो उसको समझ में ही नहीं आए थे, जो उसके पल्ले ही नहीं पड़े था, उसने क्या किया, उसको न्यूटन को दे दिया। तो दोस्तों न्यूटन तो काफ़ी तेज़ था, उसने वो जो बचे हुए टेक्स्ट थे उनको सबको ट्रांसलेट कर लिया और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके उसको एक ओवरऑल कैलकुलस का नाम दे करके अपने नाम पे उसको पेटेंट करा लिया। और तब से वो अब तक हम फादर ऑफ कैलकुलस से न्यूटन को जानते हैं, क्योंकि जो कैलकुलस का पेटेंट है आजकल यही होता है, जिसके नाम पे पेटेंट है उसी को उसका जनक कहा जाता है कि भैया उसी ने उसका इन्वेंशन किया। तो इसलिए सिंस जो कैलकुलस का पेटेंट है न्यूटन के नाम पे है, तो उसको फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है, जो आज भी कायम है। तो दोस्तों कैलकुलस कोई पहला कंसेप्ट नहीं था जो न्यूटन ने उठाया। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी उठाई, सूर्य सिद्धांत वैदिक टेक्स्ट है। सूर्य सिद्धांत एक पेपर है, किताब है, रिसर्च पेपर है, जिसमें ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। हालांकि वहाँ से उठा तो लिया पर उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर दिया। न्यूटन कहता है कि जो ग्रेविटी पुल है, अर्थ पुल करती है चीज़ों को अपने पास, ड्यू टू ग्रेविटी सेब ऊपर से नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ उसको पुल करती है अपनी ग्रेविटी से एप्पल को। और दोस्तों वैदिक टेक्स्ट में बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है, उल्टा कंसेप्ट है। वैदिक टेक्स्ट कहती है ग्रेविटी पुल नहीं है, वो पुश है, पुश करती है वो नीचे। देखो यहाँ पे इसमें न्यूटन की अभी पोल खोल सकते हैं, क्योंकि जब वो कहता है ग्रेविटी इज़ अ पुल, तो अगर सन में ग्रेविटी है वो पुल करता है प्लैनेट्स को अपनी तरफ, तो प्लैनेट सारे उसमें घुस क्यों नहीं जाते, उसमें बढ़ क्यों नहीं जाते अंदर उसके? ये इसलिए नहीं बढ़ जाते क्योंकि ग्रेविटी इज़ नॉट अ पुलिंग फोर्स, इट इज़ अ पुशिंग फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ भी भागवत से उठाया गया, जब हम कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोस्तों ये कोई थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, इट इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।